नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी सन 1954 की है और कलकत्ता की है। उस जमाने की यह सबसे मशहूर कहानी है। कलकत्ता के अंदर एक जगह है जिसका नाम है टोलीगंज। तो टोलीगंज के 30 जनवरी की सुबह सुबह शहर की लगभग सारी दुकानें बंद थी और सफाई कर्मी शहर में झाड़ू लगाने का कार्य कर रहे थे। तो टोलीगंज के पास में एक शमशान घाट है। उस शमशान घाट के पास एक सफाई कर्मचारी को 3 अखबार के बंडल मिलते हैं और उन बंडलों पर नारियल की रस्सी बंधी हुई होती है और उसमें एक बंडल को खोल कर देखता है। जैसे ही वह बंडल को खोल कर देखता है, उसकी चीख निकलती है। उस बंडल में इंसानी अंग है और आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मौके पर पुलिस को बुलाई जाती है। मौके पर पुलिस आती है और तीनों बंडलों को खोला जाता है। उन बंडलों में हाथ की 2 बाजुएं, अंगुलियां, छाती का कुछ हिस्सा, जो इंसानी अंगों को काट कर डाला गया है। अब पुलिस उन अंगों को इकट्ठा करती है और सरकारी अस्पताल में भिजवा देती है। अब पुलिस को इंतजार है कि अभी कुछ और अंग और मिलेंगे। उसके बाद पुलिस को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और कलकत्ता शहर के पास ही एक जगह है कालीघाट। कालीघाट के पास एक पार्क में कुछ लोग टहल रहे थे। तब वहाँ पर एक व्यक्ति को 4 बंडल दिखाई देते हैं और वह एक बंडल को उत्सुकता खोल कर देखता तो उसकी भी सफाई कर्मचारी की तरह चीख निकल जाती है और पुलिस मौके पर आकर के इन बंडलों को खोलती है। अब इन बंडलों से पुलिस को 2 पैर, जांग, सिर, कान, नाक, कटे हुए इंसानी अंग मिलते हैं। अब पुलिस अब इन सभी अंगों को इकट्ठा करती है और सरकारी अस्पताल कलकत्ता में लेकर जाती है। 31 जनवरी को डॉक्टर इन सभी अंगों को जोड़कर इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं और 8 घंटे तक मेहनत करने के पश्चात डॉक्टर केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि यह लाश एक गर्भवती महिला की है। लेकिन चेहरा इतनी बुरी हालत में है कि उसका स्केच तैयार नहीं किया जाता। अब पुलिस के लिए भी यह एक पहली बन जाती है और पुलिस आसपास के सभी इलाकों में, सभी थानों में तफ्तीश करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी खबर कहीं से हाथ नहीं लगती। लगभग 1 महीने का समय हो चुका है लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली है। अब इस केस को ट्रांसफर करके जो कलकत्ता की जासूसी डिपार्टमेंट है उसको सौंप दिया जाता है। और उस समय उस जमाने के एक मशहूर इंस्पेक्टर हुआ करते थे जो गड़े मुद्दे भी खोद कर निकाल देते थे, सामरेंद्र नाथ घोष। और सामरेंद्र नाथ घोष को यह मुकदमा ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन पुलिस के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कातिल का तो पता तब चलेगा, उससे पहले तो यही पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि लाश किसकी है। तब सामरेंद्र नाथ घोष इस डेड बॉडी को लेकर एक जो प्लास्टिक सर्जन है उसके पास जाते हैं। और दोस्तों, यह भारत की एक पहली ऐसी प्लास्टिक सर्जरी होगी जो एक लाश की प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। तब डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी करके कान और नाक बना करके एक चेहरा तैयार करते हैं। उस चेहरे के अखबार में उसकी फोटो दी जाती है। सभी आसपास के इलाकों में उस स्केच को लगाया जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। 25 फरवरी 1954 को समय करीब रात के 9 बजे होंगे। सामरेंद्र नाथ घोष इस केस की तफ्तीश कर रहे होते हैं, लेकिन उस दिन उनकी तबीयत खराब होती है और वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि पास के मेडिकल स्टोर पर चलो, मेरे को कुछ कोल्ड की दवाइयाँ लेनी है। और वो एक मेडिकल स्टोर पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के वे कफ सिरप मांगते हैं। तो स्टोर का मालिक कहता है कि हमारे पास कफ सिरप नहीं है। तब सामरेंद्र नाथ घोष उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, इतना बड़ा स्टोर चला रहे हो और जो ये कॉमन दवाइयाँ ये भी आपके पास नहीं है तो आप इसको बंद क्यों नहीं कर देती। तब स्टोर का जो संचालक है वो कहता है कि वो तो नौकर है, मालिक को तो पिछले 1 महीने से मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। इसके बाद सामरेंद्र नाथ घोष वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जब वे कुछ ही दूरी पर जाते हैं तो उनके दिमाग में एकदम उस नौकर की बात आती है कि पिछले 1 महीने से मालिक दुकान पर नहीं आए और स्टोर चल रहा है। और उनको लगता है कि इस डेड बॉडी को भी आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है।
लेकिन उनके दिमाग में एक बात आती है कि यह तो डेड बॉडी एक महिला की है। लेकिन फिर भी वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर सीधा मेडिकल स्टोर पर चलो, अब मुझे रात को नींद नहीं आएगी, चल के देखते हैं माजरा क्या है। उसके बाद पुलिस की गाड़ी को देख करके स्टोर संचालक घबरा जाता है और सामरिंदर घोष सीधा स्टोर के नौकर से जाकर पूछते हैं कि तुम्हारे मालिक का नाम क्या है। तो बताता कि मेरे मालिक का नाम वीरेंद्र दत्ता है। तब वे उसका पता पूछते हैं और उसका पता पूछकर वे अपने ड्राइवर को कहते हैं कि सीधा वीरेंद्र दत्ता के घर पर चलो। अब वे उस पते पर पहुंचते हैं तो वहां पर मकान का ताला लगा हुआ होता है और आसपास कुछ पड़ोसी घूम रहे होते हैं। तो उन पड़ोसियों से पूछते हैं, वे पड़ोसी कहते हैं कि हमने लगभग 1 महीने से वीरेंद्र बाबू को यहाँ पर नहीं देखा है। तब एक महिला आती है और वह बताती है कि 30 जनवरी के बाद से वीरेंद्र बाबू यहाँ पर नहीं आए हैं। जैसे ही वह महिलाएं कहती है कि 30 जनवरी के बाद से वीरेंद्र बाबू यहाँ पर नहीं आए हैं, तो सामरिंदर नाथ घोष एकदम से चौंक जाते हैं और वे उस महिला से पूछते हैं कि वह कुछ बता सकती है। तो वह महिला बताती है कि 28 जनवरी को वीरेंद्र बाबू अपनी पत्नी जो कि गर्भवती थी मेरे पास आए थे, ये कह रहे थे कि मुझे इसकी डिलीवरी करवानी है और तुम मेरे बच्चे को 1-2 दिन के लिए अपने पास रख लो। 30 जनवरी को मेरे पास आए थे और अपने बच्चे को लेकर गए थे, इसके बाद से वह यहाँ पर नहीं आए हैं। तब सामरिंदर नाथ घोष उस महिला से पूछते हैं क्या इसका कोई और घर भी है। तब वह महिला एक एड्रेस और बताती है और अगले ही दिन सामरिंदर नाथ घोष शादी वर्दी में वहाँ पर पुलिस वालों को भेजता है। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन उस मकान में एक महिला के अलावा कोई और नहीं दिखाई देता। अब तारीख आ जाती है 27 फरवरी। 27 फरवरी की सुबह सुबह एक व्यक्ति अपना चेहरा ढके हुए वहां पर आता है और वह सीधा मकान में प्रवेश कर जाता है। कुछ समय ठहरने के बाद जब वह वापस आता है तो शादी वर्दी में पुलिस वाले उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और एक पुलिस वाला धीरे से आवाज देते हुए कहता है वीरेंद्र बाबू। जैसे ही वह वीरेंद्र बाबू कहता तो वीरेंद्र बाबू एकदम पीछे लगाते हैं और सभी पुलिस वाले एकदम से वीरेंद्र बाबू को पकड़ लेते हैं और पुलिस वाला सीधा कहता है वीरेंद्र बाबू तुम्हारी पत्नी कहाँ है। यह सब कहते ही वीरेंद्र बाबू के एकदम होश उड़ जाते हैं। तब पुलिस वाला वीरेंद्र बाबू को कहता है कि वीरेंद्र बाबू हमारे साथ पुलिस स्टेशन पर चलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। और वे वीरेंद्र बाबू को पुलिस की जीप में उठाकर पुलिस हेडक्वार्टर में ले जाते हैं। अब वीरेंद्र बाबू के सामने बैठे होते हैं सामरिंदर नाथ घोष और सामरिंदर नाथ घोष के सामने वीरेंद्र बाबू टूट जाते हैं और वे बताते हैं कि वह कलकत्ता का रहने वाला है और छोटी उम्र में ही उसकी माता की मृत्यु हो गई थी और जब वह 4-5 साल का था तो उसके पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी। उसकी जो 2 बहनें थी उनसे बड़ी थी, वह उन बहनों के पास रहा है। बाद में उसके चाचा के लड़के उससे हमदर्दी रखते हुए उसे अपने पास ले आए थे। अब यह चाचा के लड़कों के पास रहने लगता है। धीरे धीरे वीरेंद्र बाबू बड़ा होता जाता है और जो चाचा के लड़के हैं उनके पास भी एक लड़की है जिसका नाम है कमला। अब वीरेंद्र बाबू की और कमला के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, रिश्ते में तो वीरेंद्र बाबू कमला का चाचा लगता है, लेकिन अब उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और धीरे धीरे परिवार वालों को भी इसका पता चल जाता है और वे इसके खिलाफ हो जाते हैं। अब वीरेंद्र बाबू के चाचा के लड़के उस जमाने में एक मेडिकल स्टोर बना करके वीरेंद्र बाबू को दे देते हैं और उसके सारे कागज उसके नाम पे करवाते हैं। लेकिन वीरेंद्र बाबू के दिमाग में अब कुछ और चल रहा होता है। अब वीरेंद्र बाबू और कमला रानी दोनों यह डिसाइड कर लेते हैं कि अब वे यहाँ से भागकर कहीं और अपनी नई दुनिया बसाएंगे और दोनों घर से चुपचाप भाग जाते हैं और एक जगह जाकर के ये वहाँ पे मकान किराए पर ले लेता है और अब कमला का नाम यह चेंज कर देता है और उसका नाम रख देता है बेला रानी। अब बेला रानी से यह एक झूठ की शादी कर लेता है और इन्हें एक लड़का भी हो जाता है। अब इनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है। अब जो ये वीरेंद्र बाबू है ये अपनी बहनों के पास भी आता जाता रहता है। बहन हालांकि से नाराज थी कि इसने अपने भाइयों की लड़की से शादी करके गलत काम किया है और वे इसकी शादी से खुश भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वे अब ये सोचकर कि हमारा भाई का हमारे अलावा और कोई नहीं है वो उसका साथ दे रही थी। मीरा अक्सर इनकी बहनों के पास आती रहती थी और वीरेंद्र बाबू के और मीरा के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और यह मीरा के साथ भी शादी कर देता है
अब इसके पास 2 बीवियां हैं। अब इसको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एक तरफ इसका कामकाज भी बंद हो रहा है, एक तरफ यह मीरा के साथ रह रहा है, एक तरफ यह बेला रानी के साथ रह रहा है। कुछ समय के पश्चात इसको काफ़ी दिक्कत महसूस हो जाती है। तब यह डिसाइड करता है कि यह एक पत्नी के साथ ही रहेगा और यह एक नई कहानी बनाता है। और मीरा को यह कहता कि एक बच्चा है, उसके माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए थे और वह अनाथ है और वह उस अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहता है। और उधर मीरा भी प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन यह जानबूझ के मिसकैरेज करवा देता है मीरा का। और मीरा को समझाता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम बच्चा मैंने तुम्हारे को बताया था ना, उस बच्चे को गोद लेंगे। और यह अब एक नई वारदात को अंजाम देने वाला होता है। उसके बाद यह बेला रानी के पास जाता है और बेला रानी को कहता है कि चलो हम अस्पताल में आज मैं तुम्हारी डिलीवरी करवाऊंगा। ले जाता है और ये वहाँ जा करके बेला का मर्डर कर देता है। और उसके बाद बेला के अलग अलग अंगों को एक काटता है और कलकत्ता का एक जो लोकल न्यूज़पेपर है युगांतर, उसके युगांतर अखबार में ये उसके अंगों को लपेट देता है और नारियल की रस्सी बांध करके ये कुछ अंगों के 3 बंडल पे ये फेंक देता है टोलीगंज के पास, सुल्तान घाट के पास, और कुछ ये पार्क में छोड़कर आता है। वीरेंद्र बाबू के अपराध स्वीकार करने के पश्चात समरेंद्र नाथ घोष कमला के घर पर जाते हैं और वहां पर कमला की मां के बयानों के आधार पर वीरेंद्र बाबू के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। बाद में कलकत्ता के न्यायालय में ही इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और लगभग 2 साल के बाद वीरेंद्र बाबू को दोषी करार दिया जाता है और कलकत्ता सेशन न्यायालय के द्वारा वीरेंद्र बाबू को फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आपने इस क्राइम स्टोरी में देखा कि पुलिस ने केवल 2 महीने में ही इस केस को सोल्व कर दिया। और यह स्टोरी जो यह ब्लाइंड मर्डर था, उस जमाने में पुलिस के पास ना तो कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी थी और इस केस में आपने देखा कि समरेंद्र नाथ घोष जो उस समय के मशहूर आईओ हुआ करते थे, कैसे उन्होंने एक ब्लाइंड मर्डर में किस तरह से एक मेडिकल स्टोर के पास में दवाई लेने पहुंचे और शक के आधार पर वे इस कहानी को सुलझा पाएंगे। जिस तरह समरेंद्र नाथ जी ने इस केस को हैंडल किया, सारा संभाला, बीमार होते हुए भी उन्होंने जो है केस छोड़ा नहीं, उसमें भी वो जिस तरह मेडिकल स्टोर में अपनी दवाई लेने गए, वहाँ पे भी उनके जो है दिमाग में यही चीज़ घूम रही थी कि मेरे को ये चीज़ सोल्व करनी है। और उन्होंने इन्वेस्ट किया भी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अभी प्रेजेंट हालात में और पुलिस प्रशासन के लिए क्या करें? समरेंद्र नाथ घोष ने इस केस के अंदर एक आइडियल उदाहरण पेश किया है। देखिए, 1954 के समय में पुलिस के पास कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज की जो पुलिस प्रशासन है उनके पास उपकरण है, अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन एक चीज़ की जो हम कमी देखते हैं तो वो देखते हैं जो कार्य करने की उनकी एफिशिएंसी है, वहाँ फ़र्क है। अब समरेंद्र नाथ घोष जी ने बीमार होते हुए भी एक स्टोर संचालक का जो नौकर है, उसने केवल एक ही बात कही थी कि मैंने 1 महीने से वीरेंद्र बाबू को नहीं देखा। और उन्होंने उस बात को इतनी सीरियस से लिया कि वो रास्ते में गए और वापस से आकर उन्होंने रात को ही अपनी तफ्तीश जारी रखी। तो रात को ही वे वीरेंद्र बाबू का पता मालूम होने के बाद भी उस मकान पे गए, वहाँ पे ताला लगा मिला, पड़ोसियों से इंक्वायरी की और 25 तारीख को उनको स्टोर पे गए थे। 27 तारीख को उन्होंने केस को सोल्व कर दिया। तो किस तरह से बड़ी मुस्तैदी से उन्होंने कार्य किया, हम तो केवल आज वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो हमारे और पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, हमारे भाई हैं, लोगों के लिए संदेश देना चाहिए। यदि आप एक भारत का निर्माण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्राइम फ्री भारत हो, तो इसके लिए आपको भी समरेंद्र नाथ घोष जी की तरह से बड़ी सीरियस और मजबूती से काम करना होगा। 1954 की आपने क्राइम स्टोरी सुनाई, तो उससे आप हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बात 1954 की और 2023 की नहीं है। बात है वीरेंद्र दत्ता ने कैसे जो रिश्ते रहे उनको तार तार किया। अब उसने जो रिश्ते में वो कमला का सजा चर्चा लगता है, उसके साथ उसने गलत तरीके से शादी की
परिवार वालों ने उसका विरोध किया। उसके बाद उसने दूसरी शादी की और लास्ट में उसके पास ऐसे हालात बन गए कि वह एक साथ दो पत्नियों को और अपने कामकाज को नहीं संभाल पा रहा था और उसने बाद में फिर कमला रानी का मर्डर किया। इससे हम समाज में जो लोग हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि आपको रिश्ते में लॉयल रहना चाहिए, अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। यदि आप इस प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक साथ अफेयर भी करेंगे, पत्नी के साथ भी रहेंगे, तो इस तरह का अपराध जो वीरेन बाबू ने किया था उसको बढ़ावा ही मिलेगा। तो आज आपने हमारी क्राइम स्टोरीज में आप कमेंट करके बताइए कैसी लगी।